जय हिंद दोस्तों, मैं रितेश साय स्वागत करता हूं आपका स्टडी विद रितेश साय में। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो कलहर। ठीक है, कौन है ये? एक कवि हैं और अलबरूनी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये एक लेखक हैं, कवि हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए पहला टॉपिक रखते हैं कलहर के ऊपर। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। इससे पहले आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग क्या हैं, आपके नाम क्या है। नाम करके कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि यदि आप लोग बताते हैं, नाम बताते हैं, मुझे पता चलता है कि हाँ कौन कौन मेरा वीडियो देख रहा है, मुझे पता चलता है। ठीक है, उसके अनुसार मैं वीडियो डालता रहता हूँ। ठीक है, यदि आपका कमेंट नहीं आता है, वैसे आता है तो मुझे भी आके पता तो चलेगा नहीं, तो फिर मुझे भी वीडियो डालने का मन नहीं करता। ठीक है, तो चलिए टाइम नहीं बेकार करते हैं, शुरुआत करते हैं। चलिए कलहर की बात करते हैं। कलहर का जो जन्म है 1150 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1150 ईस्वी में कलहर का जन्म हुआ था। कश्मीर के महाराजा, कौन? कश्मीर के महाराजा हर्षदेव के समय में इनका जन्म हुआ था। किसके? कश्मीर के जो महाराजा थे हर्षदेव के समय में इनका जन्म हुआ था। लेकिन आप लोग ये भूलिएगा मत, ये हर्षदेव के समय में ये क्या, हर्षदेव के समय में मतलब उनके दरबार में नहीं रहते थे। ठीक है, याद रखिए हर्षदेव के दरबार में ये नहीं थे, बस उनके समय में इनका जन्म हुआ था। अब उनके समय में जन्म हुआ था क्यों बोले? क्योंकि हर्षदेव के महात्म्य थे। ठीक है, कौन थे? महामात्य कह सकते हैं। ठीक है, महामात्य मतलब क्या होता है? महामंत्री। ठीक है, जैसे मैं आपको बताया था कि अमात्य क्या होता, अर्थ होता है मंत्री। तो महामात्य का मात्रा होता है महामंत्री, प्रधानमंत्री, कुछ भी कह सकते हैं। तो इनके पिता जो वहाँ पे थे वर्कर थे, ठीक है, महामात्य थे। ठीक है, उनका नाम क्या था? चंपक था। ठीक है, याद रखिएगा। तो इतना से याद रखिए, कलहर का जो जन्म है 1150 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? कश्मीर के जो राजा हैं हर्षदेव के महात्म्य चंपक के ये पुत्र थे। ठीक है, याद रखिएगा इनके पिताजी का नाम चंपक था। ठीक है, इनके पिताजी किसके महामात्य थे? तो राजा हर्षदेव के महामात्य थे। इन्होंने राजतरंगरी की रचना की है। ठीक है, किसकी? राजतरंगरी की इन्होंने रचना की है, जिसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित है। ठीक है, जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में पूरा अच्छे से चर्चा दिया गया, जिसके राजतरंगरी से पढ़ के आप लोग कश्मीर के इतिहास को पूरा समझ सकते हैं। ठीक है, यह संस्कृत में लिखा हुआ एक ग्रंथ है। यह भारतीय साहित्य में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, तो भारतीय साहित्य में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ किसे माना जाता है? तो राजतरंगरी को माना जाता है, याद रखिएगा। ठीक, क्या? भारतीय साहित्य में, ठीक है, भारतीय साहित्य में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ किसे माना जाता है? तो राजतरंगरी को माना जाता है, याद रखिएगा। सुने ना आप लोग, सुनिए अच्छी बात है। इसकी रचना महाभारत की शैली के आधार पर की गई है, याद रखिएगा सर। इसकी रचना किस पे? महाभारत की शैली के अनुसार की गई। ठीक है, महाभारत की शैली के अनुसार इसकी रचना की गई। इसको जरूर याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है। ठीक है, इसमें जो है 7,826 छंद है। कितने? 7,826। ठीक है, 7,826 छंद हैं इसमें, याद रखिएगा। ये 8 तरंगों में विभाजित है। किसमें? 8 तरंगों में, ठीक है, विभाजित है कह सकते हैं। यदि आपसे पूछे कि राजतरंगी जो है कितने भागों में विभाजित है? 8। या फिर पूछे कितने तरंगों में विभाजित है? तो 8। भूलिएगा मत। ठीक है, देखिए राजतरंगरी का अर्थ है राजाओं की नगरी। ठीक है, याद रखिएगा राजतरंगरी। ठीक है, इसको राजतरंगरी कहते हैं। ठीक है, राजतरंगरी। ठीक है, राजतरंगरी, हम लोग राजतरंगरी बोल रहे हैं लेकिन राजतरंगरी होता है। ठीक है, तो राजतरंगरी का अर्थ जो है राजाओं की नदी होता है। और आपको बताते हैं, ठीक है, इसका फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? याद रखिएगा, नाम देखिए, ध्यान सुनिएगा, मैं बोल रहा हूँ, सुनिए। सो रहे हो तो जाग जाइए, सुन लीजिए। क्या? राजतरंगरी का अर्थ होता है राजाओं की नगरी, और इसका फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? जैन उल आबिदीन ने। कौन? नाम याद रखें, जैन उल आबिदीन ने इसका फारसी में अनुवाद करवाया था। तो याद रखिएगा, जैन उल आबिदीन ने इसका फारसी में अनुवाद करवाया था, बिल्कुल भी भूलिएगा मत। आगे चलते हैं। कलहर ने इतिहास को काव्य की विधा प्रदान की। क्या मतलब भाई, क्या कह रहे हैं? ठीक है, कहने का मतलब यह है कि देखिए इतिहास, ठीक है, कोई भी ऐतिहासिक, जानते हैं कलहर ने कश्मीर का इतिहास लिखा, यानी ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा। आपने इतिहास को देखा होगा
कि इतिहास हमेशा वैसे बस एकदम कविताओं की तरह, एक कविता की तरह से लिखते चला जाते हैं, ठीक है, कि इसने आया फिर इसने आया, उस राजा ने ऐसा किया, उस राजा ने वैसा किया, ठीक है। लेकिन कलहर ने क्या किया, उन्होंने जो अपना इतिहास लिखा उसको कविता भाषा में लिखा, ठीक है, कविताओं की भाषा में लिखा, यानी कि एकदम काव्य बना दिया। जैसे हम लोग कोई भी रचना पढ़ते हैं काव्य में, वीर रस की कोई रचना पढ़ते हैं तो हम लोग के रोंगटे खड़े जाते हैं कि भाई सब देखिए, मतलब उसको पढ़ने में एकदम आनंद, उससे मन एकदम जान लीजिए प्रसन्न हो जाता है, ठीक है। तो वही कार्य कलहर ने किया। तो कलहर ने जो है ऐसे पहले कवि हैं जिन्होंने इतिहास को ही काव्य भाषा में काव्य की विधा प्रदान कर दी, याद रखिएगा, ठीक है। इनका जन्म स्थान परिहासपुर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, याद रखिएगा। इनका जन्म कहाँ हुआ था, कश्मीर में, तो भाई ठीक है चलिए हुआ था, ठीक है। कश्मीर के कहाँ पे, कश्मीर के परिहासपुर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, यानी कलहर एक ब्राह्मण थे, याद रखिएगा, ठीक है। राजा हर्ष की बात कर लेते हैं, ठीक है। राजा हर्ष, ठीक है, जहाँ पे इनके पिता क्या थे, महामंत्री थे, ठीक है, महामात्य थे, ठीक है। वह लोहरा राजवंश से संबंधित है। किस राजवंश से संबंधित है, लोहरा राजवंश से संबंधित है, ठीक है। देखिए नाम ऐसा आता होगा उनका, महाराजा हर्ष लोहरा, ऐसे, ठीक है, इनका पूरा नाम ऐसे है। तो लोहरा राजवंश से संबंधित है, याद रखिएगा। इनका माना था, किसका माना था, कलहर का, ठीक है। कलहर का माना था कि कवि अपनी रचनाओं की वजह से स्वयं तथा दूसरों को जीवित रखता है, सही बात है। चलिए आगे देखते हैं। ये भारत के प्रथम इतिहासकार हुए, ठीक है। भारत के पहले इतिहासकार कौन हुए, तो भारत के पहले इतिहासकार कलहर थे, याद रखिएगा, ठीक है। इन्होंने कश्मीर को माता शब्द से संबोधित किया, ठीक है, यानी कश्मीर के लिए इन्होंने माता शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है, याद रखिएगा। ऐसा लोग कहते हैं ना भारत माता, हम लोग भारत के लिए माता शब्द का प्रयोग करते हैं, तो इन्होंने भी कश्मीर के लिए माता शब्द का प्रयोग किया था, याद रखिएगा, ठीक है। इनका वास्तविक नाम कल्याण बताया जाता है, ठीक है। वैसे तो देखिए इनका वास्तविक नाम जो है अज्ञात है, मैं आपको बता रहा हूँ। इनका अज्ञात का मतलब ज्ञात नहीं है, हमें पता ही नहीं उनके बारे में, ठीक है। ये मत सोचिएगा अज्ञात इनका वास्तविक नाम है, ठीक है। तो अज्ञात का कहने का मतलब उनका हमें पता ही नहीं है कि इनका वास्तविक नाम क्या है, ठीक है। फिर भी कुछ लोग मानते हैं, सुनते हैं, चर्चाओं में ऐसा आता है कि लोग इन्हें कल्याण के नाम से बुलाते थे, ठीक है। कलहर को कल्याण के नाम से क्या कहते थे, बुलाते थे, ठीक है। तो राजा तरंगरी के अनुसार कश्मीर का प्राचीन नाम क्या था, कश्यप मेरु था, याद रखिएगा। कश्मीर का जो प्राचीन नाम क्या था, कश्यप मेरु, ठीक है, कश्यप मेरु, फिर से याद रखिएगा। 19वीं शताब्दी में, ठीक है, क्या नाम, ध्यान से सुनिए, 19वीं शताब्दी भूल जाइए, नाम सुनिए, नाम क्या है, ऑरेल स्टीन, क्या नाम है, ऑरेल स्टीन। रेल तो सुने होंगे ना, रेलगाड़ी, ठीक है, तो याद रखिएगा रेलगाड़ी, ऑरेल जिसको कहते हैं स्टीन, क्या, ऑरेल स्टीन। नाम इतना बार क्यों याद करवा रहा हूँ, काम है, सुनिए। ऑरेल स्टीन ने राजतरंगरी का अंग्रेजी में अनुवाद करवाया था, किसे, ऑरेल स्टीन ने, याद कैसे रखेंगे, अंग्रेजी में अनुवाद करवाया था। और रेल कौन लाया था, अंग्रेज लाए थे, इनके नाम में ऑरेल है, रेल है, ठीक, सामान्य सी बात है, ठीक है। थोड़ा सा सोचिए, दिमाग लगाइए, कुछ भी उल्टा सीधा कुछ भी अपनाइए, लेकिन याद कर ले जाइए, ठीक है। तो अंग्रेजी यानी अंग्रेज क्या लाए थे भारत में, रेल लाए थे, तो ऑरेल स्टीन, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए एक चीज़ और मैं आपको इसके थोड़ा डीप में थोड़ा चलते हैं, ठीक है। देखिए ऑरेल स्टीन ने तो अंग्रेजी में अनुवाद करवाया था, यानी किसी से तो करवाया होगा, तो करा कौन था अंग्रेजी में अनुवाद, जो करने वाले थे उनका नाम है पंडित गोविंद कौल, क्या नाम है, पंडित गोविंद कौल जो है उनका नाम है। उन्होंने जो है इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। किसने करवाया था, तो ऑरेल स्टीन ने करवाया था, यही आपके लिए जरूरी है। बाकी पंडित गोविंद से आपका मतलब नहीं है, वो आपका आने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखिएगा। राजतरंगरी के प्रथम 3 अध्यायों में कश्मीर की मौखिक परंपरा का चित्र मिलता है, ठीक है। आपसे पूछ सकता है कि कश्मीर की मौखिक परंपरा का चित्र कश्मीर के कितने अध्यायों में मिलता है, किस अध्याय में मिलता है, तो याद रखिएगा प्रथम से लेकर 3 अध्याय तक में जो है, प्रथम 3 अध्यायों तक, ठीक है, यानी 1 से लेकर 3 अध्यायों तक जो है मौखिक परंपरा का चित्र मिल जाता है, ठीक है। इसमें जो प्रथम तरंग है उससे ज्ञात होता है कश्मीर के जो पहले राजा थे वो सहदेव थे। सहदेव कौन थे भाई साहब, पांडव के जो सबसे छोटे भाई थे, ठीक है, महाभारत के काल में, ठीक है, याद रखिएगा। पांडव को तो आप लोग जान ही रहे होंगे, ठीक है, अर्जुन के भाई थे भाई। चलिए सॉरी, देखते आगे। इनकी रचना के लिए कलहर ने 11 ग्रंथों का सहयोग रखा, ठीक है। देखिए क्या बोला हूँ कि जो राजा तंगरी है, ठीक है, इसकी रचना के लिए 11 ग्रंथों का सहयोग लिया है, किसने,
कलहर ने। ठीक है, आगे देखते हैं। राजतरंगरी का विवरण जय सिंह लोहार, ठीक है, क्या जय सिंह लोहार नामक राजा के साथ समाप्त हो जाता है। क्यों समाप्त हो जाता है? क्योंकि ये जय सिंह के ही दरबार में थे, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे आप क्या काम का, ठीक है, ये किसके दरबार में रहते थे, तो किसके दरबार किसके आश्रयदाता किसके आश्रयदाता कवि थे, ठीक है, आश्रयदाता कवि मतलब किसके आश्रय पे रहते थे, ठीक है। कौन को रखा था अपने दरबार में, कौन रखा था, याद रखिएगा, जय सिंह राजा, ठीक है। किस वंश के थे? लोहारा राजवंश के थे, याद रखिएगा, ठीक है। जय सिंह राजा, ठीक है, राजा जय सिंह जिनका नाम था। चलिए आगे देखते हैं। कलहर ने जय सिंह के शासन में राजतरंगरी की रचना की थी, क्योंकि उनके दरबार में थे तो उनके शासन में किए। जवाहरलाल नेहरू ने राजतरंगरी को जो है विश्व साहित्य के एक मूल्यवान ग्रंथ के रूप में बताया। उन्होंने कहा है जवाहरलाल नेहरू ने कि यह विश्व साहित्य का एक मूल्यवान ग्रंथ है। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमारा कलहर के ऊपर पूरा खत्म। अब हम लोग चलते हैं अपने अलबरूनी के प्रति, ठीक है, अपने नहीं, आप लोग के अलबरूनी के प्रति चलते हैं। चलिए, तो आप लोग के अलबरूनी के बारे में बात कर लेते हैं। इनका जो जन्म है 973 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे? ख्वारिज्म में हुआ था। अब ख्वारिज्म को वर्तमान में क्या कहते हैं, कमेंट करके आप लोग बताइए। चलिए हम ही बता देते हैं, तो आप लोग भी कहेंगे कि सब चीज़ कमेंट तो हम ही लोग बताएं, तो आप क्या बताएंगे। चलिए, तो याद रखिए, ख्वारिज्म को वर्तमान में उज़्बेकिस्तान के नाम से जानते हैं। यह एक देश है, नाम सुने होंगे आप लोग, ठीक है। उज़्बेकिस्तान किसको कहते हैं? ख्वारिज्म को कहते हैं, याद रखिएगा। जन्म कब हुआ था? 973 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 973, ठीक है, 973, ठीक है, याद रखिएगा, 973, ठीक है, याद रखिएगा। कब? 973 में जन्म हुआ था। कहाँ पे? ख्वारिज्म में हुआ था। ख्वारिज्म को वर्तमान में क्या कहते हैं? उज़्बेकिस्तान कहते हैं, याद रखिएगा। इतना बार बोल दिया हूँ, भूलना नहीं चाहिए। इसने, ठीक है, किसने? अलबरूनी ने 1017, कब? 1017 यानी 1017, ठीक है, जो भी कहें 1017 रखते हैं। 1017 से लेके 1030, ठीक है, तक, कब तक? 1017 से लेके 1030 तक भारतीय उपमहाद्वीपों की यात्रा की। भारतीय उपमहाद्वीप की बात कर रहा हूँ, भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश आते हैं ये आप लोग को पता होगा, नहीं पता होगा तो गूगल करके देख लीजिए, ठीक है। इतना तो नॉलेज होना चाहिए कि भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश आते हैं। नहीं है, कोई बात नहीं, चलिए छोड़ते हैं, ठीक है। इसने तो याद रखिएगा, इसने 1017 से लेकर 1030 तक भारतीय उपमहाद्वीप की यात्रा किया। हालांकि ये डेट आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। और इस यात्रा के दौरान जो है इसने जो सीखा, जो जाना, इसके दौरान इसने एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, उल हिंद नामक पुस्तक लिखा। क्या? उल हिंद। आइए उल हिंद के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। देखिए, यह फारस का प्रसिद्ध विद्वान था। कहाँ का? फारस का यह क्या था? प्रसिद्ध विद्वान था। कौन? अलबरूनी, ठीक है, जो कि महमूद गजनवी के साथ, ठीक है, महमूद गजनवी जब भारत पे आक्रमण किया था, ठीक है, याद रखिएगा। कौन? महमूद गजनवी, नाम याद रखिएगा। देखिए, मैं एक नाम आपके सामने 2 बार 3 बार रिपीट कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि नाम आप लोग याद रखिए, बड़ा जरूरी है, ठीक है। यह किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ आया था, इन्हें याद रखिएगा, ठीक है। बस चलिए आगे देखते हैं। उसने हिंदुओं की भाषा, धर्म और दर्शन का अध्ययन करके कब? 1030 ईस्वी में तहकीक-ए-हिंद नामक पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक लिखी थी? तहकीक-ए-हिंद जो पुस्तक थी उसने कब लिखा था? तो 1030 में लिखा था, याद रखिएगा। और इस पुस्तक को जो है उल हिंद के, यानी किताब उल हिंद के नाम से भी जानते हैं, तो याद रखिएगा। तहकीक-ए-हिंद को किताब उल हिंद के नाम से भी जानते हैं। इसकी रचना किसने की थी? अलबरूनी ने की थी। कब की थी? 1030 में की थी। चलिए, इन्हें भूगणित विज्ञान का संस्थापक भी माना जाता है, ठीक है। संस्थापक कह लीजिए, फादर कह लीजिए, ठीक है, कुछ भी कहिए, जनक कह लीजिए, ठीक है। तो इन्हें जो है भूगणित विज्ञान का क्या कहते हैं? संस्थापक कहते हैं, ठीक है। इन्होंने पृथ्वी के व्यास की गणना की थी, ठीक है। क्या की थी? पृथ्वी के व्यास की गणना की थी, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। इन्होंने अबू नर्स, किसे? अबू नर्स मंसूर
से गणित और खगोल विज्ञान सीखा था। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर पूछे आपसे कि जो अल-बरूनी है इन्होंने गणित और खगोल विज्ञान की शिक्षा किससे प्राप्त की, तो अबू नस्र मंसूर से प्राप्त की थी। किससे? अबू नस्र मंसूर से प्राप्त की थी। सुन रहे हैं ना, सो रहे हैं, जाग जाइए एक बार। अबू नस्र मंसूर से इन्होंने गणित और खगोल की शिक्षा प्राप्त की थी। इन्होंने कुल 146 पुस्तकें लिखी। कितनी? 146 पुस्तकें लिखी, जिसमें 35 खगोल शास्त्र की पुस्तक थी, 23 ज्योतिष शास्त्र की पुस्तक थी। ठीक है, और फिर 15 ज्योतिष गणित की पुस्तकें थी। याद रखिएगा, कितने? 35 खगोल शास्त्र की, 23 ज्यामिति शास्त्र जिसको कहते हैं, 15 गणित की पुस्तकें लिखी। कितनी पुस्तक टोटल लिखी थी? 146। ठीक है, बाकी कुछ और लिखे होंगे। ठीक है, चलिए छोड़ते हैं। किताबुल हिंद अरबी भाषा में लिखी गई है, जिसमें 80 अध्याय हैं। ठीक है, यानी 80 चैप्टर में इसको क्या क्या दिया गया है? बांट दिया गया कि भाई लीजिए, चलिए 80 चैप्टर में बांट देते हैं। ठीक है, तो किताबुल हिंद को तहकीक हिंद भी कहते हैं। याद रखिएगा, भूलिएगा मत सर। गजनवी के समक्ष इन्हें कैदी के रूप में लाया गया था। याद रखिए, जब गजनवी के पास इनको लाया गया था सबसे पहले, तो इनको एक कैदी के रूप में लाया गया था। बाकी इनकी प्रतिभा का सम्मान करते हुए गजनी ने समझा कि भाई साहब ये आदमी कुछ है, खास है। ठीक है, तो फिर मामला सब शांत होता है। फिर गजनी के साथ गजनवी के साथ आते हैं भारत में। ठीक है, रचनाएं करते हैं, आराम से मौज मस्ती करते हैं। आगे देखते हैं, अल-बरूनी को जो है मुन्नजिम की उपाधि भी मिली थी। याद रखिएगा, अल-बरूनी को कौन सी उपाधि मिली थी? मुन्नजिम की उपाधि मिली थी। ठीक है, किसकी? मुन्नजिम की उपाधि मिली थी। अब किसने दिया था ये आप बताएंगे। ठीक है, पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान था कौन? अल-बरूनी। ठीक है, तो ऐसा पहला मुसलमान था जिसने पुराणों का अध्ययन किया। ठीक है, भारतीय ग्रंथों का अध्ययन किया। याद रखिएगा। सॉरी, इन्हें उस्ताद के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, अल उस्ताद कहते हैं या मुन्नजिम कहते हैं। इसकी उपाधि किसको मिली थी? तो अल-बरूनी को मिली थी। ठीक है, इसके साथ हमारा यह समाप्त होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इससे पहले आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए आप कौन है, अपना नाम ज़रूर लिख के जाइए। चलिए, इसके साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।